प्रिय शिष्य, आज हम सब वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित गद्य गरिमा के अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक निबंध है जो इन्हीं के निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। लेखक अपने इस निबंध में हमें यह बताते हैं कि कोई भी राष्ट्र का निर्माण 3 तत्वों के मिलने से ही होता है। पहला तत्व भूमि, दूसरा जन और तीसरा संस्कृति है। इन तीनों तत्वों के बिना एक सफल राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आए इनके द्वारा बताए गए तीनों तत्वों का हम क्रमशः अध्ययन करें। यहाँ हम यह बता दें कि स्क्रीन पर मुख्य गद्यांश दिए गए हैं, जिनका हम विस्तार से व्याख्या करेंगे। यह गद्यांश क्रमशः पाठ के अनुसार आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, जिन्हें हम ध्यान में रखेंगे और इन्हीं गद्यांशों के आधार पर इनकी हम व्याख्या प्रारंभ करेंगे। तो यह जो गद्यांश है, इस गद्यांश के माध्यम से लेखक राष्ट्र के निर्माण के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व जो भूमि है, उस भूमि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है, जिसका अस्तित्व अनंत काल से है। इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसकी सुंदरता एवं उसकी समृद्धि के प्रति हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। उसके प्रति हमें जानकारी भी रखना चाहिए। एक तरह से कहें तो यह हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने देश के भौतिक स्वरूप के बारे में जानें। लेखक का यह भी कहना है कि भूमि के स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे या रहेंगे, हमारी राष्ट्रीयता की जो भावना है, वह भावना उतनी ही मजबूत होगी। हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी यह पृथ्वी ही तो है। कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है, तो यह राष्ट्रीयता की भावना हमेशा निराधार ही रहेगी, निर्मूल ही रहेगी। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी रहेंगी, उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता की भावना उतना ही मजबूत होगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि हमें अपनी जन्मभूमि से लगाव नहीं है, उसके प्रति प्रेम नहीं है, तो हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है। हमें अपने देश की धरती से प्रेम रखना चाहिए। यदि हमारे अंदर अपने राष्ट्र के प्रति लगाव है, तो हमें अनिवार्य रूप से अपनी जन्मभूमि के प्रति भी
लगाव रखना होगा, अन्यथा राष्ट्रीयता की यह भावना हमेशा ही एक दिखावा ही रहेगी। लेखक का मानना है कि पृथ्वी अर्थात जिस भूमि पर हम जन्म लिए हैं, हमारी जन्मभूमि की आरंभ से अंत तक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसकी सुंदरता के बारे में मुझे जानना चाहिए, उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी महिमा क्या है, यह मुझे पहचानना चाहिए। यह हमारा धर्म है और यही हमारा एक नागरिक होने के नाते इस राष्ट्र के प्रति सफल कर्तव्य है। इन्होंने अगले गद्यांश में बताते हैं कि धरती माता अर्थात जिस पर हम जन्म लिए हैं, वह धरती माता पृथ्वी अपने गर्भ में, अपने कोख में भरी पड़ी अमूल्य निधियों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि इन निधियों अर्थात धन के कारण ही पृथ्वी को हम वसुंधरा कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अंदर सोना, चांदी, आभरक, बॉक्साइट, लोहा, सारा का जो खनिज तत्व है उसको एक निधि के तौर पर सुरक्षित रखती है, इसीलिए हम इसको वसुंधरा कहते हैं। इन अमूल्य निधियों के बारे में सभी को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं। अनेक धातुएं इस धरती माता के गर्भ में आज से नहीं बल्कि लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद हैं। इस धरती पर निरंतर बहने वाली नदियाँ पहाड़ों की चट्टानों को तोड़कर उन्हें अत्यंत महीन कणों में बदल देती हैं और महीन कणों में बदलकर वह एक मिट्टी का रूप देती हैं और इसी मिट्टी से पृथ्वी की धरती माता की देह सजती है, अर्थात यह एक उपजाऊ भूमि बनाती है। पृथ्वी की अमूल्य निधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करना हमारी आर्थिक उन्नति के लिए परम आवश्यक है। पहाड़ों से टूटे हुए छोटे पत्थर नदियों के प्रवाह के साथ बहते हुए किनारे पर लग जाते हैं, जो सूर्य की धूप से चमकते रहते हैं। ये जो पत्थर हैं वह कुशल कारीगर द्वारा निर्मित किए गए एवं सुंदर रचना के रूप में वह दिखाई देते हैं। हमारे देश के अनेक नर नारी अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। लेखक का मानना यह है कि पृथ्वी अर्थात धरती माता के अंदर धातु हो या उसके ऊपर स्थित पत्थर या मिट्टी, सभी के बारे में देशवासियों को जानकारी रखनी चाहिए। अर्थात कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ हमारे देश के अंदर ज़मीन के अंदर से सोने की खाने हैं या अभ्रक के खाने हैं, ये सारे हमें पता लगाना चाहिए, क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि आज भी हमारे अनेक वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता
भूगर्भता धरती के जो रहस्य हैं उस रहस्यों को खोजने के लिए वह आज भी लगे हुए हैं। इस तरह से यह बताते हैं कि हमें एक नागरिक होने के नाते पृथ्वी अर्थात जिस भूमि पर हम निवास करते हैं उस भूमि के बारे में हमें सब कुछ पता लगा लेनी चाहिए। इन्होंने राष्ट्र के निर्माण में भूमि के जो तत्व हैं, भूमिरूपी तत्व का वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि ये जो विज्ञान है, विज्ञान और परिश्रम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अर्थात विज्ञान भी रहे और श्रमिक वर्ग भी रहे, दोनों एक साथ मिलकर देश के विकास में कार्य करें, तभी किसी राष्ट्र का हम भौतिक स्वरूप की उन्नति कर सकते हैं। अर्थात विज्ञान का विकास इस प्रकार हो कि उससे श्रमिकों को कोई नुकसान न हो, मजदूरों का कोई नुकसान न हो, बल्कि विज्ञान के द्वारा उनके कार्य और कुशलता में और वृद्धि हो। पर यह कार्य बिना किसी दबाव के किया जाना चाहिए। यह कार्य सबकी इच्छा, सहमति और प्रसन्नता से होनी चाहिए, तभी राष्ट्र उन्नति कर सकता है। उत्साह और परिश्रम भी इसके लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमारा यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि सभी लोगों को रोजगार अवश्य मिले, कोई भी बेरोजगार न हो। अगर कोई भी हाथ बिना रोजगार के रह जाता है अर्थात बेरोजगार हो जाता है, तो हमारा उद्देश्य जो है वह कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। राष्ट्र की समग्र समृद्धि जो हम चाहते हैं वह नहीं हो पाएगा। अर्थात हमें विज्ञान का विकास इस प्रकार करना होगा कि उससे हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले, तभी एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण हम कर सकते हैं। अगले जो गद्यांश हैं, इस गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व भूमि के बाद जन के संदर्भ में विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो भूमि से रहित है उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता है। राष्ट्र उसी को माना जाएगा जिस भूमि पर मानव रहता हो, अर्थात जन रहते हो। जन के बिना वह भूमि राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता है। उसे राष्ट्र नहीं मानने का यह जो तर्क है वह तर्क हम सही पाते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई भी वह भूमि का टुकड़ा जहाँ कोई जन रहता ना हो, आबादी विहीन भूमि हो, उस भूमि को हम राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। भूमि पर जब तक जन का निवास होता है तभी वह भूमि मातृभूमि कहलाती है। जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य वहाँ के जो लोग हैं वह अपनी भूमि को माता की तरह मानते हैं, तभी उसको हम राष्ट्र कहते हैं। अर्थात जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य वहाँ की भूमि को अपनी सच्ची माता
और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न उनके हृदय में नहीं हो सकती है। जब हम अपने देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तभी हमारे मन में इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। इसके अभाव में राष्ट्र का निर्माण करना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जन का होना बहुत ही जरूरी है। इसके अभाव में हम राष्ट्र का परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। पुनः इन्होंने अगले गद्यांश में लेखक बताते हैं, या उनका यह मत है कि अपनी धरती के प्रति पैदा हुए हैं। अपने धरती के प्रति प्रेम व्यक्ति और धरती के संबंध को मजबूत करता है और पृथ्वी तथा मनुष्य का संबंध राष्ट्र को विकसित करता है। इस प्रकार के आदर भाव की दृढ़ दीवार पर किसी भी राष्ट्र का विकास होता है। राष्ट्र के प्रति आदर की भावना एक दृढ़ चट्टान के समान है, जिस पर राष्ट्र का जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र और देश के लिए अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हो सकता है। जो व्यक्ति पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, अर्थात वह यह मानता है कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका एक आज्ञाकारी पुत्र हूँ, वही पृथ्वी के रत्नों को प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह संपत्ति को प्राप्त करने का हकदार होता है। प्रत्येक पुत्र, हम जानते हैं कि प्रत्येक पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपनी माता से प्रेम करे और वह प्रेम निस्वार्थ भाव से करे, वह उसकी सेवा करे। यही उसका धर्म भी है। जो पुत्र स्वार्थ में आकर अपनी माता से प्रेम करते हैं और उसकी संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, वह अपनी अवनति ही कराता है, अर्थात उसका उन्नति की जगह पर अवनति होता है। वह राष्ट्र का उत्थान कभी नहीं कर सकता। इसलिए जो व्यक्ति मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तभी हम किसी राष्ट्र की उन्नति को कर सकते हैं। इन्होंने अगले पद्यांश में यह बताने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक जो माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्यार करती हैं, वह सबके दुख में दुखी और सुख में आनंद का अनुभव करती हैं। इसी प्रकार पृथ्वी भी हमारी माता है और वह अपने सभी छोटे बड़े प्राणियों को प्यार देती है तथा प्राणी भी उस पर अपना समान अधिकार रखते हैं, चाहे वह छोटा प्राणी हो या वह बड़ा प्राणी हो। इसी प्रकार
इस पृथ्वी की संतानों के बीच जो ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान सुविधाएं प्रदान करती हैं, अर्थात समान अवसर वह देती हैं। मातृभूमि की सीमाएं जो होती हैं वह अनंत है। इसके निवासी अनेक नगरों में, शहरों में, जनपदों में, गाँवों में, जंगलों में और पर्वतों में बसे हैं। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को वह मानते हैं, लेकिन वे सभी एक ही धरती माता के पुत्र कहलाते हैं। इसलिए ये सब पारस्परिक प्रेम, सहयोग एवं बंधुता के साथ आपस में रहते हैं। भाषा, धर्म एवं रीति रिवाज इनकी एकता में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय सभ्यता एवं जीवन शैली की दृष्टि से भले ही वे समान नहीं हैं, लेकिन इससे अपनी मातृभूमि के प्रति उनके मन में प्रेम और समर्पण की भावना में कोई भेदभाव नहीं होता है। व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, प्रतिभाशील हो या फिर पिछड़ा हो, सभी में मातृभूमि के लिए प्रेम रहता है। संसार के समस्त प्राणियों को प्रगति और उन्नति करने के लिए मातृभूमि समान अवसर प्रदान करती है तथा इनकी समन्वय भावना की राष्ट्र की उन्नति का वह उसे आधार भी वह देती हैं। अगले जो गद्यांश है उसके माध्यम से कहते हैं हमारे लेखक कि ये जो पंक्ति है, पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, इस गद्यांश के माध्यम से हमारे जो लेखक हैं संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति के लिए निजी स्वार्थ को त्याग कर उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहते हैं। लेखक इस गद्यांश से स्पष्ट किया है कि इस धरती के विस्तृत और विशाल क्षेत्र में निवास करने वाले प्रायः सभी प्राणियों को एक समान अधिकार प्राप्त है, फिर चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो या किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो। देश के विकास और उन्नति के लिए सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है। किसी भी एक वर्ग के व्यक्तियों को छोड़कर कोई राज्य प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए राष्ट्र की उन्नति के लिए उसके प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक संप्रदाय, यहाँ तक कि प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्ति का भी ध्यान रखना चाहिए, तभी हम राज्य की प्रगति कर सकते हैं। किसी देश की प्रगति संभव है। यदि देश के किसी एक भाग में गरीब रहता हो, अर्थात किसी एक भाग में गरीबी हो, अशिक्षा हो अथवा वह पिछड़ा हुआ भाग हो, तो उसका प्रभाव केवल उसी सीमित क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र ही उससे प्रभावित होगा। अतः समस्त देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे
अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर तथा अपने संकुचित दायरों से निकलकर उदार और व्यापक दृष्टिकोण अपनाए। इस प्रकार उदार दृष्टिकोण अपनाने और समानता का व्यवहार किए जाने पर ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। इन्होंने अगले पद्यांश में यह बताने का प्रयास किया है कि हजारों वर्षों से राष्ट्र के निवासियों ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। जब तक प्रकृति में सूर्य की किरणें चमकती रहेगी तब तक राष्ट्र के निवासियों का जीवन भी अमर रहेगा। राष्ट्र के इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ाव के बावजूद राष्ट्र के निवासी, राष्ट्र के लोग उठती हुई लहरों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि वे हमेशा ऐसा करते रहेंगे क्योंकि उनका जो जीवन है वह जीवन नदी के प्रवाह की तरह हमेशा गतिशील रहता है। वे अपने कार्य एवं श्रम के माध्यम से प्रगति एवं उन्नति के अनेक पड़ावों का निर्माण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार एक नदी निरंतर प्रवाहमान रहते हुए बीच बीच में कहीं कहीं पर यहाँ वहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र के निवासी निरंतर प्रगति करते हुए अपने श्रम और कर्म के आधार पर अपने पद चिन्ह निर्मित करते चले जाते हैं। आने वाले पीढ़ियाँ उन पद चिन्हों का लाभ उठाते हुए और आगे बढ़ने का सफल प्रयास करते हैं। यही अवसर, यही उन्हें अमर बना देता है। एक तरह से कहें तो यही प्रगति के पथ का निरंतर एक घूमता हुआ चक्र है जो राष्ट्र के जनों को हमेशा के लिए अमर बना देता है। अपनी शक्ति, अपनी क्षमता के बल पर राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाने का दायित्व राष्ट्र के लोगों का ही है। इस तरह से यहाँ लेखक राष्ट्र के निर्माण में भूमि और जन का योगदान बताया है। अगले दिन तीसरे तत्व अर्थात संस्कृति का हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।